बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, मंडे का दिन है। जैसे ही आप वीकेंड गुजार के आते हैं तो मंडे के दिन जो है हमेशा एक बात करती हूँ कि आपकी एक नई अगले हफ्ते के लिए जो है वो एफर्ट्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। नई आप एक सोच के साथ, उमंग के साथ जो है उस दिन का आगाज़ करते हैं और अब पूरे वीक का जो है प्लान करते हैं। उसके साथ साथ वीकेंड में आपको पता है कि पीएसएल के हवाले से मैच भी रहा, लोगों ने वो भी इंजॉय किया अपने इस वीकेंड को। और उसके साथ साथ जो है कल रात शब बारात की भी थी और उस हवाले से लोगों ने इबादत भी की। और हमेशा एक बात करती हूँ कि इंसान को हमेशा दुआ करते रहना चाहिए। मुमकिन और नामुमकिन तो ये सिर्फ हमारी सोच है, अल्लाह के यहाँ जो है वो इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके लिए तमाम चीज़ें जो हैं वो मुमकिन हैं। तो हालात जैसे भी हों, इंसान को हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और जो कुछ आपके पास है उसे हमेशा जो है उस पे ही शुक्रगुजारी करके अल्लाह ताला के साथ अपना एक कनेक्शन जो है उसको मजबूत करें। तो आप फिर देखेंगे कि आप जो हम लोग अपनी ज़िंदगी में इतने सारे मसाइल देख रहे होते हैं, इतनी सारी परेशानियाँ फेस कर रहे होते हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं छोटी लगने लग जाएंगी। वो कहते हैं ईमान आपका जो है वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सादिया मजीद, आज हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कंसल्टेंट हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज आपको जो है हमारा जो टॉपिक होगा वो हम बात करेंगे लंग्स कैंसर पर। अच्छा, इसके साथ साथ ये पूरा महीना जो है वो कैंसर से बचाव के हवाले से, उसकी आगाही के हवाले से जो है मनाया जाता है। इस हवाले से हम आज इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से जो है हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारी सेहत अच्छी नहीं होगी और हम जिस तरह से बहुत सारी बीमारियों को तो आजकल पता भी नहीं चलता कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां आ गई हैं, और समटाइम तो डॉक्टर्स भी परेशान हो जाते हैं। ऐसा है कि नहीं है सादिया? आजकल बीमारियां भी जो है वो कहते हैं ना, बीमारियां बुक्स नहीं पढ़ती। सही बात है। और उसके साथ जो है हमें किस तरीके से अपना ख्याल रखना चाहिए, अपने लाइफस्टाइल को किस तरीके से चेंज करना चाहिए, तो आज हम जो है ये जानेंगे। सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं ना कि ये जो फरवरी का महीना मनाया जाता है कैंसर से बचाव का, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? फरवरी का महीना कैंसर से बचाव की आगाही का महीना है। कैंसर, किसी भी किस्म का कैंसर हो, हमें लोग कहते हैं कि जो है कैसे बचना चाहिए या कैंसर जो है हम क्या करें कि जो है हमें कैंसर ना हो। एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि जो हर किसी के जहन में जब भी कोई भी अलामत किसी भी कैंसर के हवाले से जाहिर होना शुरू होती है या उसकी तशखीस के लिए लोग टेस्ट कराना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले वो यही कहते हैं कि जो है क्या करें हम, जो है हमें पता चले या हम कैसे बच सकते हैं इससे। तो हमारी लाइफस्टाइल, आपको पता है कि आजकल जिस तरह से चल रहा है कि हम जो है खुराक में सारी जो है फास्ट फूड हो गई, या हम लोग वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, अपना जो है वेट, हमारा ओबेसिटी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है ना सिर्फ कैंसर में बल्कि जितनी भी बीमारियां हैं। सबसे मेन कॉमन फैक्टर हमारा जो लाइफस्टाइल है, सबसे बड़ी कॉज वो है। सबसे बड़ी कॉज, मेन कॉज तो नहीं, मतलब सबसे बड़ी कॉज कही जा सकती है। ठीक है। बाकी उसके अलावा हर कैंसर की फिर अपनी अपनी वजह है, लेकिन जो मेन फैक्टर्स यही हैं कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी खुराक में सब्जियां, फल शामिल करें, अपने जो है रोजमर्रा की जिंदगी में रोजाना की आधा घंटे से 1 घंटा वॉक शामिल करें, अपना वजन जो है उसको कम करें। अगर जिनका वजन ओबेसिटी है, उन्हें, जो ज्यादा मोटे लोग हैं उनको वजन जो है अपना वो करना चाहिए, अपने मेंटेन रखना चाहिए। अच्छा, फिटनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग तो खैर बहुत सारी चीजों में इतने उलझे हुए हैं सर, की जाहिर सी बात है इंसान जो है ना वो अपनी सेहत को भूल जाता है और बहुत सारे मसाइलों में उलझा हुआ होता है, जिसकी वजह से फिर हम अपनी सेहत को इग्नोर करके, समटाइम ये होता है कि बहुत सारी चीजें जो है आपको इतना इफेक्ट कर रही होती हैं, तो आप एंड में जब आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो आपको पता चलता है कि आप लास्ट स्टेज पे हैं। मतलब आपकी वो कंडीशन होती है कि आप उसको क्योर भी नहीं कर सकते, उसका ट्रीटमेंट भी जो है वो बस ना होने के बराबर ही होता है। बिल्कुल, वो फिर प्रिवेंट उसमें ही चल रहा होता है कि किस तरह से हम सिम्टम्स को सिर्फ कम करें। इलाज तो फिर मुमकिन नहीं रहता अगर लास्ट स्टेज में पेशेंट जिस तरह से प्रेजेंट करता है। कैंसर का वैसे ही सुन के ना एक आपके दिमाग में वैसे एक खौफ सा बैठ जाता है कि कैंसर मतलब मैंने मर जाना है। मतलब पेशेंट के जहन में सबसे पहले यही आता है कि बस मेरी लाइफ
लाइफ एंड है। अच्छा, हाँ जाहिर सी बात है, एक बड़ा मुश्किल वक्त होता है और एक बंदा सफर नहीं कर रहा होता, जिसको पूरी फैमिली जो है वो सफर कर रही होती है कैंसर जैसे मर्ज से, तो वो एक बंदा फाइट करते 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 थक जाता है। मतलब एक इस तरह की एक बंदे के अंदर जो है ना वो एनर्जी लेवल भी खत्म हो जाता है। लेकिन अभी जिस तरह हम कहते हैं ना कि जिद्दत आती जा रही है, उस तरीके से आपके ट्रीटमेंट्स भी एडवांस होते जा रहे हैं, तो अब ये नहीं कह सकते कि कैंसर से जो है लाइलाज है। कैंसर का इलाज मौजूद है। अल्लाह ताला ने हर बीमारी का इलाज रखा है और कैंसर का इलाज मौजूद है। लोग ये कहते हैं कि हम बच तो जाएंगे, हमारा इलाज हो जाएगा। उन्होंने कहते हैं इलाज कराना जरूरी है। ये सोच के बैठ जाना कि कैंसर हो गया है अब तो हमें जो है ना हमने मर जाना है और इलाज नहीं कराना, इलाज कराना जरूरी है। इलाज कराएंगे प्रॉपर वे में तो आप जो है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और फिर उसका फॉलो अप, ये नहीं कि एक दफा इलाज कराया कि मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया और उसके बाद अब जो है ना अब मैंने कुछ नहीं करना। कैंसर के इलाज का जो बेहतर है तरीका कि इलाज पहले होता है, उसके बाद फिर पेशेंट को फॉलो अप पे रहना पड़ता है। वो डॉक्टर बताते हैं आपने इतने अरसे बाद आके चेक कराना है उसको, तो वो चेकअप भी इलाज का पार्ट होता है। बिल्कुल ऐसे। जिस तरह हम लंग कैंसर की बात करें तो सबसे पहले तो इसके हवाले से जानना बहुत ज्यादा जरूरी है ना कि ये क्या है। लंग कैंसर के बारे में आज हमारा टॉपिक लंग कैंसर के बारे में जो है उसमें लंग कैंसर एक फेफड़ों का कैंसर है और इसमें हम जो है फेफड़ों के कैंसर के बारे में ये पता रखना इस वजह से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी जो पॉपुलेशन है, चाहे वो दही हो या शहरी पॉपुलेशन हो, ये किसी भी पॉपुलेशन में हो सकता है लंग कैंसर जो है। लेकिन अमूमन जो है ये ज़्यादातर थोड़ी बड़ी उम्र के लोगों को होता है। इसमें बच्चे या जो है इतना यंग एज में नहीं होता। लेकिन आजकल क्योंकि स्मोकिंग बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा इवन टीनेज से स्टार्ट कर देते हैं, वेप्स वगैरह आजकल आए हुए हैं और हम अपने यूथ को स्पेशली देखते हैं कि हर किसी के हाथ में कुछ ना कुछ वेप रखा हुआ है या फिर आप शीशा, अभी जो है वो एक किस्म के इस तरह का नशा है जो हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा। अब सरेआम तो नहीं, लेकिन लोगों में जाहिर सी बात है, मैं जिनकी भी देखती हूँ उन्होंने अपने घरों में जो है ना लड़कों ने लाजमी अपने रखा हुआ है। टीन एज इवन बहुत ज्यादा, मतलब जिस तरह से मीडिया पे दिखाया जाता है बातों का, स्कूल की गर्ल्स भी और बॉयज जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। वो हमारी एक इसको बदकिस्मती कहा जाए, लोगों के ना एक ट्रेंड, एक फैशन बन चुका है, फैशन बन गया। तो मतलब आप इवन यूनिवर्सिटीज में जाएं, आप कॉलेजेस में जाएं तो उनके हाथ में लाजमी जो है इस तरह की आपको चीजें जो है वो नजर आएंगी। तो इसीलिए फिर ये थोड़ा सा अब इसकी एज जो है वो अर्ली आना शुरू हो गई कि यंग एज में भी आपको लंग कैंसर जो है वो मिलना शुरू हो गया कि स्मोकिंग का फैक्टर ही इतनी यंग एज से है। वरना और स्मोकिंग ये नहीं कि फौरन आपने स्मोकिंग की है, आपने जो है 1 साल की है आपको शुरू जो है ना लंग कैंसर हो गया है। कई सालों से आप स्मोकर हैं तो उनमें बहुत ज्यादा चांस हो जाता है। स्मोकिंग किसी भी सेंस में, आप एक्टिव स्मोकर हो सकते हैं, आप खुद स्मोकिंग कर रहे हैं, या आप पैसिव स्मोकर हैं कि आपके घर में से कोई ऐसा बंदा है जो स्मोकिंग हर वक्त ही घर में चेन स्मोकर है, आप 20-20 जो है सिगरेटें पी रहे हैं, आप पूरी 2-2 डबियां पी रहे हैं, तो उनके जो घर वाले हैं उनको भी जो है वो एक्सपोजर है और उनमें भी 2 से 3 गुना दूसरी पॉपुलेशन की निस्बत ज्यादा होता है। सिगरेट स्मोकर में तो 10 गुना ज्यादा होता है ना फैक्टर बाकी आम पॉपुलेशन से। आम पॉपुलेशन में भी हो सकता है, ये नहीं कि जो सिगरेट पीते हैं सिर्फ उन्हीं में होता है, लेकिन बहुत मेन फैक्टर है कि 10 गुना बढ़ जाता है उसमें। और जो उनकी पैसिव स्मोकर हैं, जो उनके घर वाले हैं, वो 2 से 3 गुना उनमें ज्यादा होता है। तो ये भी एहतियात करनी चाहिए कि भाई आप खुद तो सिगरेट पी रहे हैं तो आप किसी खुली फिजा में पी लें, मतलब आप बाकियों के सामने या जो है उनके सामने ना पिए, अपने घर वालों को इससे दूर रखें। लेकिन खुद भी इस चीज को कम करना चाहिए, बल्कि हम स्मोकिंग को क्विट होना चाहिए, ताकि ये जो बहुत सारे कैंसर में जो है स्मोकिंग फैक्टर है और सबसे लंग कैंसर में तो सबसे मेन वजह स्मोकिंग है। फिर हमारी जो फिजाई आलूदगी है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है रोज बरोज। गाड़ियां जो है हमारी जितनी ज्यादा जो है माहौल को आलूदा कर रही हैं, तो अक्सर मैं ये हम लोग इस पर बात भी कर रहे होते हैं डॉक्टर साहबा, जिस तरह हम देखते हैं वीडा बस है, वो भी तो अल्लाह माफी दे, उसका तो धुआं इतना खतरनाक धुआं होता है, यकीन करें। मतलब आप गाड़ी में भी बैठे हैं ना तो आपको उसका धुआं जो है गाड़ी के अंदर भी आप ऐसे ही महसूस होता है कि आपकी फिजा में है वो चीज ना। तो आप प्रॉपर मास्क वगैरह लगा के बाहर निकलें कि अगर आपने बाहर ड्राइव करना है तो मास्क लगाएं
और बाकी कारखानों का धुआं हमारे जो अगर ज्यादा करीब हैं वो लोग उनके घर जिनके कारखानों से या फैक्ट्रियों से करीब होते हैं उनको भी वो धुआं वो लोग बहुत ज्यादा इनहेल कर रहे होते हैं। फिर वो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका काम इस तरह का होता है कि वो डस्ट पार्टिकल ज्यादा इनहेल करते हैं, जैसे जो कोयला निकालने वाले जो कोल माइनर्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा ये लंग कैंसर पाया जाता है। या जो हमारी ये बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग करते हैं होम की, उनमें जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, बिल्डर्स जो बनाते हैं उस टाइम वो जो बिल्ड हो रही होती हैं चीज़ें, जो दीवारों में आइसोलेशन करते हैं, उन ऐसा फैक्टर ऐसी चीज़ें यूज़ होती हैं कि उन बंदों में भी बहुत ज्यादा कैंसर, लंग कैंसर के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल जो हैं वो इनहेल कर रहे होते हैं और आपकी सांस के जरिए जो है वो फेफड़ों का कैंसर कर सकते हैं। सही। अच्छा, जाहिर सी बात है कैंसर कोई भी हो वो आपके लिए उतना ही, मैं कहती हूँ, खतरनाक तो होता है, क्योंकि ये खामोश किलर इसको कह सकते हैं। तो जितना आप एहतियात करेंगे, जितना आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, उतना ही हम बीमारियों से दूर रह सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, फिर हमारे यहाँ अब फिजिकल एक्टिविटीज भी तो नहीं रही ना, हम लोग भी इस तरफ जो है, कोई हमारे बच्चे भी स्पेशली हो गए, चाहे हम लोग खुद भी हो गए, हमारी अपनी एक्टिविटीज हम अब बात करें तो बड़ी महदूद सी हो गई हैं। हम लोगों ने जो है आप ग्राउंड में नहीं जाना, खेलना नहीं है, वॉक नहीं करनी, मॉर्निंग वॉक तो बिल्कुल खत्म हो गई। हमें मॉर्निंग में ये फिक्र होती है हमने ड्यूटी में पहुंचना है, हम सब मतलब इवन हम बीइंग डॉक्टर हमने यही होता है कि जो है बस बच्चों को रेडी करना है और उसके बाद जो है अपने जो है क्लिनिक पहुंचना है, और या उधर हॉस्पिटल्स में जो लोग हैं उन्होंने हॉस्पिटल जाना है, अपनी ड्यूटी पे जाना है। तो वो हमारा वॉक वाला या वर्जिश वाला एलिमेंट जो है वो बिल्कुल ही दब गया है इस हमारी रूटीन में। अच्छा, फिर वो पहले होता था घरों के काम हम खुद करते होते थे, अब वो वाला सिस्टम नहीं है कि घरों के काम भी जो है वो खुद करें, और जो है जाहिर सी बात है उसके लिए भी हम सहूलियात जितनी बढ़ती जाती हैं उतना इंसान जो है ना वो आसान पसंदी की तरफ चला जाता है कि अच्छा चीजें आसान हो उसके लिए। लोग कहते हैं नहीं हम घर का काम तो करते, कुछ ऐसे खवातीन भी है ना जो कहते हैं नहीं हम तो सारा दिन काम करते हैं, हम कहाँ जो है हमारी उसमें जो है। तो मैं कहती हूँ कि जो है ना एक्सरसाइज अलग पार्ट है, मतलब जो वॉक है या एक्सरसाइज है वो इन कामों से झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, तो हमारे जो काम साथ साथ हो रहे हैं। जिस पे मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और इसके साथ ही हमें ज्वाइन किया है हमारी रोही की रिपोर्टर हैं सुहिरा तारिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप सुहिरा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बहुत प्यारी, माशाल्लाह। अल्लाह आपको कायम रखे ऐसे प्यारा। आज आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। हमने वैसे थोड़ा कलर सेम पहना। मैं अभी सुहिरा को कह रही थी कि सुहिरा तुम आज जो है ना सही हमारे जो यहाँ सराइकी जो हमारा कल्चर है और जो हमारे रंग हैं यहाँ के, उनको सही तुम आज रिप्रेजेंट कर रही हो। और वो काशी करी, हाँ है ना, उसके रंग नजर आ रहे हैं। देखो हमारा वैसे भी देखो ना, ऐसे सेट भी ब्लू ब्लू, आज थोड़ा सा ऐसे मैंने भी थोड़ा सा ऐसे मिलता जुलता कलर पहन लिया है। अच्छा जी, इसके साथ ही जो है हम सुहिरा से जानेंगे, इनकी बीट से रिलेटेड एजुकेशन के हवाले से बात होगी, खवातीन के हवाले से बात होगी, और साथ साथ मैं आपको जो है थोड़ा सा इस हवाले से बता दूंगी कि मैंने सादिया के बारे में जो है पहले बोला था कि वो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, लेकिन कंसल्टेंट हैं जी, पैथोलॉजिस्ट है वो। मैं इसको करेक्ट कर दूं, मैंने कहा ताकि हमारे नाजरीन को भी पता चल जाए। ठीक है सादिया, अब ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके साथ ही जो है हम सुहिरा से जानेंगे। सुहिरा, इस टाइम खवातीन के हवाले से बात कर लेते हैं कि खवातीन यूनिवर्सिटी की जानिब से जो है इंटरनेशनल ग्रांट्स और रिसर्च वर्क से हवाले से जो है तलबा के लिए ट्रेनिंग सेशन जो है वो करने का फैसला किया गया। इस हवाले से बताइएगा। आसमा, देखिए कि जैसे बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है ये चीज़ कि यहाँ से स्टूडेंट्स जो हैं वो तरजीह देते हैं कि बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना। तो फिर हमारे साउथ में बच्चों के पास उस तरह से नॉलेज नहीं होता है कि उन्होंने कहाँ पे किस यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ना है या बाहर एडमिशन किस तरह से लेना है। तो वुमेन यूनिवर्सिटी ने पहली बार जो है इस तरह की कोई ट्रेनिंग करवाई है, जिसमें खवातीन यूनिवर्सिटी और अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ उनके ताउन से यहाँ पर 2 रोज़ा ट्रेनिंग्स करवाई गई हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को बड़ी ब्रीफली बताया गया है कि अमेरिका की कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर वो एडमिशन किस तरह से ले सकते हैं। या जैसे हर साल ही हम देखते हैं कि हर साल या कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो हर 6 महीने बाद कोर्सेज़ का इजरा करती हैं, जिसमें
दूसरे ममालिक के जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे इंडिया से, पाकिस्तान से, या जो कंट्रीज डेवलप नहीं हैं, वहाँ के जो काबिल स्टूडेंट्स हैं उनको ग्रांट्स दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे मोस्टली स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि ये ग्रांट्स आ रही हैं, उनके लिए अप्लाई कब करना है, या सम टाइम ऐसे होता है कि जब टाइम गुजर जाता है, डेडलाइन गुजर जाती है, तब फिर पता चल रहा होता है। तो फिर वो स्टूडेंट्स का सवाल ये होता है कि हमें नहीं मालूम कि किस तरह से हम अप्लाई करें या हम कैसे ग्रांट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स जो कि हर वक्त अपडेटेड रहते हैं, उनकी तादाद थोड़ी कम है। तो लेकिन इसी वजह से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पता चले, और ख़ास तौर पे जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, चूँकि उनका तो एक्सपोजर कम होता है, फिर आपको वुमेन यूनिवर्सिटी के हालात भी पता है कि वहाँ पर उस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं हैं, टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़ी सी पीछे है वो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में। तो वहाँ पर फिर एक 2 दिन का ब्रीफ सेशन हुआ है, उसमें स्टूडेंट्स को तमाम वेबसाइट्स बताई गई हैं कि आप ग्रांट्स कैसे हासिल कर सकते हैं, कौन सी कंट्रीज़ हैं, आपको फ्री वीज़ा, फ्री टिकट और फ्री वहाँ पर सारी अकोमोडेशन मिलेगी। तो अब ये स्टूडेंट्स के ऊपर है कि वो किस तरह वहाँ पे अप्लाई करती हैं। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि स्टूडेंट्स के साथ साथ जो फैकल्टी मेंबरान है ना, उनको भी इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया गया था कि वो भी बाहर जाकर फर्दर जो अपनी स्टडीज़ हैं उनको कंटिन्यू कर सकें। और बाहर तो हमारे मुल्क में नहीं ऐसे होता, लेकिन बाहर आसमा ऐसे ही हो रहा है कि टीचर की जो ट्रेनिंग है या फैकल्टी मेंबर्स की जो तालीम है ना, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि जब देखें टीचर जितने एजुकेटेड होंगे या उनका पढ़ाने का तरीका जितना ज़्यादा अच्छा होगा तो स्टूडेंट्स उतना ज़्यादा गेन कर सकेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ क्या होता है कि कोई भी डिग्री पास अगर जाता है तो अगर जॉब वो करने लग जाता है, कोई उसके पास एक्सपीरियंस उस तरह से नहीं है, तो वो क्या स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेगा। तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक है। उसमें फैकल्टी की भी ट्रेनिंग हुई है और फैकल्टी को भी मौका मिल रहा है कि वो इन ग्रांट से मुस्तफ़ीद हो सकें। और जैसा कि अभी एक तो स्प्रिंग सेशन में उनके दाखिले हुए थे, सही, फिर उसके बाद अभी जून जुलाई में दोबारा से एडमिशन्स का आगाज़ हो जाएगा नए सेशंस में। तो उसमें यह है कि आप इमिग्रेशन भी करवा सकते हैं, ये वाले प्रोसेस भी स्टूडेंट्स को समझाए गए हैं। अच्छा, फिर एक और चीज़ आ जाती है कि फैमिलीज परमिशन नहीं देती हैं। आउट ऑफ सिटी जाने की लड़कियों को परमिशन नहीं मिलती, तो बड़ा कम है। खैर अभी तो लोग वैसे जितना हम देखते हैं ना एजुकेशन से रिलेटेड, ज्यादा एजुकेशन हो गई, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन कहीं ना कहीं फैमिलीज जो हैं वो हम अच्छा जनूबी पंजाब में ज्यादा देखते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा सोच जो है अभी भी बहुत कम, महदूद है, बहुत ज्यादा महदूद है कि वो उसको एज अ स्टडी, एज अ वो नहीं समझ रहे होते कि बच्चे की ग्रूमिंग होगी, वो उसको एक पाबंदी लगा देना और फिर उस तरह से वो एक बड़ा मसला है। और ये कहते हैं ना कि जाहिर सी बात है बेटियां हैं तो कैसे वहाँ पे अकेले अपने मुल्क में फिर भी रह जाएंगी, बाहर जो है वो। अच्छा, अपने मुल्क के भी अब जो हालात हैं, पेरेंट्स बहुत ज्यादा एक जाहिर सी बात है कि बच्चियों को लेके स्पेशली, अब तो बच्चों को भी लेके, हम खाली कहेंगे सिर्फ लड़कियों, तो लड़कों के हवाले से भी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं और तालीमी इदारों में जिस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको लेकर बहुत ज़्यादा घर वाले परेशान होते हैं। अच्छा, उसमें फिर आ जाता है कि तालीमी इदारे जब वो इतनी ज़्यादा फीसेस ले रहे हैं, वो उस तरीके से उस तरह से फैसिलिटेट क्यों नहीं किया जा रहा। अच्छा, मैं समझती हूँ कि यूनिवर्सिटी में बहुत सी स्टूडेंट्स के ऊपर पाबंदियाँ हैं। आप देखें कि एक स्पेसिफिक उनके पास टाइम है कि आपने जो है थ्योरी इतना टाइम पढ़नी है, और IT, मैं समझती हूँ IT की अगर बात की जाए ना तो IT का वहाँ पे डिपार्टमेंट भी है, लेकिन वो कितनी ज़्यादा, आप देखिए उनका तालीमी निज़ाम कितना ज़्यादा पीछे है कि उसमें स्टूडेंट्स को एक मखसूस टाइम के लिए ही सिर्फ वो यूज़ करने दी जाती है। उसको फ्री होना चाहिए ना कि जितना टाइम मर्जी एक स्टूडेंट जो है वो IT लैब में गुजारे, और फिर वहाँ पर कंप्यूटर्स की बहुत ज़्यादा किल्लत है, ये चीज़ें हैं। तो वो जब तक ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जाएंगी, हमारा रिसर्च वर्क या स्टूडेंट्स जो हैं वो किस तरह से नॉलेज गेन करेंगे, क्योंकि आप देखें हर जगह पर, हर घर में वाईफाई की सहूलत या स्टूडेंट्स के पास वो फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, फीसेस बड़ी मुश्किल से दी जाती हैं। तो फिर जब वो 4 साल 5 साल एक डिग्री पे लगा रहे हैं और वहाँ वो कुछ लर्न ही नहीं कर रहे, तो फिर मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे स्पेशली जो है ना। अभी जितना हम लोग हमेशा इस पे बात करते हैं ना ज़ीरा, कि टेक्नोलॉजी पे जो है वो अब काम होना चाहिए, जाहिर सी बात है। जिस तरह हम अपने हमसाया मुल्क को देखते हैं, उन्होंने IT के हवाले से बड़ा काम किया और वो आगे भी निकले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं कहती हूँ जहाँ जो अच्छा काम कर रहा हो उसको अप्रिशिएट
किया जाता है, लोग अपने आप को मनवाते हैं। और फिर पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन अगर यहाँ पे उस तरीके से प्लेटफॉर्म्स और आपको उस तरीके से जो है मैं कहती हूँ स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया जाए तो मेरे ख्याल में हम कई गुना आगे जो है वो बढ़ सकते हैं। लेकिन बात ये है ना कि हमारे हाथ आगे नहीं आने देते ना, नहीं देते, बिल्कुल उसके ऊपर इतनी ज्यादा रुकावटें लगा दी जाती हैं। अभी भी आप देखें हमारी स्टूडेंट्स ने ACCA में, CA में कितने सारे स्टूडेंट्स ने हमारे टॉप किया है ओवरऑल पूरी दुनिया के बहुत से ममालिक से। लेकिन उस चीज को हम एज अ मीडिया भी उस तरह से हाईलाइट नहीं करते, मैं ये समझती हूँ। हम लोग जो है ना वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं, लेकिन हम ना जो थोड़ा कुछ इस तरह का ना फनी और कुछ इस तरह की चीजें चीजों को हम ज्यादा हाईलाइट कर देंगे, वायरल भी वही हो जाती है। हमारे कंट्री में तो आसमा ये है कि मिसालें वही बन गई हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे जो पढ़ा लिखा या कोई नॉलेज वाली बात कर रहा है उसको कोई सुनना नहीं चाहता है। अभी आप यूनिवर्सिटी में देख लें, ये जो ट्रेनिंग्स हुई हैं मैं आपको बता रही हूँ, उसमें जबरदस्ती स्टूडेंट्स को बिठाना पड़ा है कि देखें ये आपके फायदे की चीजें हैं, इसको आप गेन करें। इसी तरह से जब एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं तो वहां पर स्टूडेंट्स बगैर कहे जाती हैं। आप इंटरेस्ट देखें ना, इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है हमारे स्टूडेंट्स का। ऐसे ही है। अच्छा, आप वैसे भी अभी रिसर्च पे हम बात करें ना तो बहुत सारी आपकी होगा एंटरटेनमेंट पे आपकी रिसर्च, आपके सर्च में जाएं, सर्चिंग आपकी ज्यादा उसमें आपके आ रहा होगा, आप देख भी वही रहे होंगे। अच्छा, चाहे आप यूट्यूब पे जाए, चाहे आप फेसबुक पे जाए, चाहे आप इंस्टा पे जाए, तो कुछ ना कुछ आपको इस तरह का चाहिए। पिछले साल जो गूगल का आया है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा क्या सर्च हुआ है, तो उसमें कोई काम की चीज सर्च नहीं हुई थी। तो ये चीजें जो है ना हमें जरा, हमारे स्टूडेंट्स यार आसमा सिर्फ वो एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ रहे होते हैं। ये तो हम खैर हमारे हाथ से नहीं है, सारा साल जो है हम एक्टिविटीज पे लगाया होता है। अच्छा, अगर यही चीजें कंप्यूटर स्किल्स जो हैं, जैसे स्टार्ट में आया था तो जाहिर सी बात है सबके लिए एक नई चीज थी, पता नहीं क्या बुला आ गई है, क्या चीज है ये। अच्छा, कुछ लोगों ने इंटरेस्ट लिया इसको सीखने में, कुछ लोगों ने नहीं लिया, कुछ लोगों का ये था यार ये हमें क्या फायदा देगा या हम इसको सीख भी लेंगे। लेकिन आज जब हम जिस मुकाम पे खड़े हैं देख रहे हैं कि जाहिर सी बात है इसके बगैर तो तरक्की ही जो है वो आपकी मुमकिन नहीं है। तो ये चीजें, बेसिक चीजें जो हैं वो आपकी नर्सरी से आपके बच्चों की जो है वो अब से तो खैर चलें, पहले से नहीं तो अब से तो स्टार्ट कर लेनी चाहिए, ताकि ये हर बच्चा जो है हर बच्चे को इसके बारे में इंफॉर्मेशन और नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। आपका वैसे क्या ख्याल है? अभी मतलब मेरे बच्चों के स्कूल के हवाले से कहा जाए तो उन्होंने भी लेवल 2 से स्टार्ट किया है। कंप्यूटर जो है एज अ सब्जेक्ट जो है उनका है। हम तो वही ऑप्शन में रखते हैं, तो रखना है, किसी ने अपनी पसंद का तो रख लेगा। तो स्कूल, प्राइवेट स्कूल तो इसको रख रहे हैं, तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो है ना कंप्यूटर को, वही आपने जैसे बात कही कि अब तो नर्सरी से जो है ये बच्चे को आना चाहिए, बच्चे को पता होना चाहिए, वो आपका सब्जेक्ट में, आपके कोर्स में, सिलेबस में शामिल हो कि ये एक सिलेबस है। उसको ये नहीं कि ये एक एक्स्ट्रा चीज है, बाद में कोर्सेज कर रहे होते हैं। 6 महीने का कर लो, 2 महीने का कर लो। सिर्फ उन कोर्सेज में क्या होता है, उनको सिर्फ पार्ट्स के नाम याद होते हैं, बाकी आगे कुछ नहीं पता। वो जो बचपन से कुछ किया ही नहीं है, जब देखेंगे ही नहीं। चलो वही बात आपकी कि अब तक नहीं किया था, तो अब से इस चीज को शामिल हो जाना चाहिए। अब तो एक लाजमी है। अब जाहिर सी बात है जिस तरह से एडवांस हो रहे हैं तो बच्चे हमारे, अब देखें मोबाइल हमारे पास एक ऐसा गैजेट आया, उसके बाद हम सारे के सारे उसी पे ही कन्वर्ट हो गए। अब तो बच्चे हमसे ज्यादा आगे हैं, शायद हमें भी उतना चीजों का नहीं पता होगा। जो बच्चे जो हैं वो अपनी वीडियो गेम्स निकाल लेते हैं। अच्छा, उनको ये भी पता होता है कि ये चीज कहाँ से किस तरीके से जो है वो आपने ऐप यूज करनी है। तो वो अपना टैलेंट सही जगह पे यूटिलाइज नहीं ना कर रहे और उनको कहा भी नहीं जा रहा उस तरह से। तो ये चीजें अगर हमारे टीचर्स और हमारे तालीमी इदारे और स्पेशली अगर अब जो हमारी हुकूमत बनने जा रही है तो उस हवाले से उनसे रिक्वेस्ट भी होगी कि इन चीजों पे तालीम को आम भी किया जाए, आसान भी किया जाए, जो कि इतनी महंगाई के दौर में महंगी तालीम हो चुकी हुई है। हर बच्चे के लिए जो तालीम हासिल करना भी मुश्किल हो गया है। फिर किस तरह से हम कम्पीट कर पाएंगे अदर कंट्रीज में? अच्छा जी, ये तो हो गया, इस हवाले से बात करेंगे। सेकेंडली जो है, जिस तरह से हम लंग कैंसर की बात कर रहे थे, एक उसकी कॉजेज पे हम बात कर रहे थे, साथ साथ हम तशखीस पे भी आते हैं, उसके सिम्टम्स पे भी बात करेंगे कि किस तरीके से पता चल सकता है कि ये लंग कैंसर है। सिम्टम्स लंग कैंसर के, वही मैंने कहा कि जैसे हमें पहले तो ये उन मरीजों में ज़्यादा
डेवलप होते हैं जो कि स्मोकर्स हैं, मतलब स्मोकिंग इसकी मेन कॉज है। 80 से 90% जो है वो ये हम स्मोकर्स में जो है ना कि ये हो गया। होता है, लेकिन नॉन स्मोकर्स में भी पाया जाता है। अब वही स्मोकिंग जो करते हैं उनमें अगर खांसी इस तरह से हो जो 2-3 महीने से चल रही है मुसलसल, और या उनके बलगम में खून आ रहा है, उनको थकावट महसूस हो रही है, उनके सांस में जो है वो मसला है, दुश्वारी, सांस सही तरह से नहीं लिया जा रहा, जैसे वो वैसे तो स्मोकर्स कहते होते ना कि हम तो वैसे ही सांस की तंगी होती है, लेकिन सांस का उखड़ना, जैसे जितना आप पहले चल पा रहे थे उतना आप नहीं चल रहे, आपका सांस उखड़ना शुरू हो जाता है और आपका वजन एकदम से कम हो गया है। ये अलामात जो है ना वो हैं, या खून की कभी एक दफा उल्टी आ गई आपको, बलगम में खून की बजाय आपको खून की उल्टी आ गई, तो ये अलामात कंसर्नेबल हैं पेशेंट के लिए। उसको फौरी तौर पे जो है वो जाके चेक कराना चाहिए डॉक्टर को कि मुझे इस तरह से मसला हो रहा है। हमारी पॉपुलेशन में क्योंकि ये सेम यही चीजें टीबी के मरीजों में भी पाई जाती हैं, सवाल करने तो लगी जी, तो टीबी के मरीजों में क्योंकि उसमें भी जो है वो मुसलसल खांसी का रहना, थकावट होना, वजन का कम होना, खून टीबी के मरीजों में थोड़ा सा कम आता है कि उनको बलगम भी कम होता है, बलगम होता है लेकिन खून जो है वो कम आता है, कभी कभार आ भी सकता है, लेकिन वही के भी सिम्टम्स आपस में मिलते जुलते हैं। अच्छा, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हम कहते हैं ना कि आपके सिम्टम्स ना उसके साथ मिल रहे होते हैं, और फिर आप कहीं ना कहीं डर इंसान के अंदर होता है कि भाई ये कहीं आपको उसी की तरफ जो है किसी बड़ी डिजीज की तरफ ना ले जाए। इसमें मजीद बात करते हैं, नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम सिम्टम्स पे बात कर रहे थे और साथ ही तशखीस के हवाले से। जी वही मैंने कहा कि सिम्टम्स जो है वो जब भी महसूस हो उन्हें लाइट नहीं लेना चाहिए कि ये तो हम स्मोकिंग कर रहे हैं शायद इसकी वजह से खांसी हो जाती है, या जो है टीबी। अच्छा, फिर अक्सर जो है वो जाते हैं किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएंगे, हमारी पॉपुलेशन खैर दही तो हकीमों के पास चली जाती है। अच्छा, फिर खुद अब सेल्फ मेडिकेशन की तरफ लोग ज्यादा आ गए हैं। गूगल सर्च कर लिया, सिम्टम सर्च कर लिए, और जो है ना हमारी क्योंकि वही बात की अगेन मोस्ट मतलब पॉपुलेशन में टीबी बहुत ज्यादा है। बहुत से जो तरक्की पजीर मुल्क हैं उनमें टीबी हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा है। बिल्कुल उसमें यही वजह है कि हम एहतियात नहीं करते ना, हम जो है वो बात थोड़ी और तरफ चली जाएगी, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है ट्यूबरकुलोसिस का ना, कि उसमें वो लोग हम लोग बर्तन नहीं अलहदा करते हैं कि हम कैसे अपने पेरेंट्स के बर्तन अलहदा कर दें, या किसी भी उसके जो है ना उनके बर्तन अलहदा करने पड़ते हैं, उनके साथ थोड़ा सा डिस्टेंस, उनको मास्क देना पड़ेगा हमें, तो हम ये चीजें जो हैं उनको कर सकेंगे। तो लंग कैंसर के हवाले से कि जैसे ही वो सिम्टम्स हों तो आप प्रॉपर पल्मोनोलॉजिस्ट हैं जो लंग कैंसर की, जो फेफड़ों के जो डॉक्टर होते हैं कंसल्टेंट्स, उनको जाके चेक करवाएं। ठीक है। और वो फिर जो है फर्दर आपकी तशखीस के लिए जो है ना वो टेस्ट एडवाइस करते हैं। उसके लिहाज से प्रॉपर सिंपल, इवन एक सिंपल चेस्ट एक्सरे जो है वो बाद औक़ात लंग कैंसर उसमें पता चल जाता है। सही, आप सिर्फ एक्सरे करा लेते हैं, लेकिन अर्ली डिटेक्शन बाद का थोड़े से माइनर से सिम्टम होते हैं, आप जो है अगर बहुत जल्दी चले जाते हैं तो उसमें सीटी स्कैन कराते हैं। वो सीटी स्कैन पे जो है छोटा सा ट्यूमर वो पकड़ा जा सकता है बहुत जल्दी। तो जितना जल्दी आप जाके डॉक्टर को प्रेजेंट करेंगे उतने जल्दी वो टेस्ट होंगे तो तशखीस होगी। फिर हमारा वो एक डर भी है कि टेस्ट नहीं कराना क्या हो जाएगा। तो लंग कैंसर के पेशेंट की मसला ही यही होता है कि तशखीस लेट होती है, जब वो कहीं और पहुंच चुका होता है। अक्सर जी पेट में दर्द हो रहा है, वो लिवर में पहुंचा हुआ है, जिगर में पहुंचा हुआ है ना, लंग के तो सिम्टम थे वो तो निगेट हो गए, या फिर इलाज टीबी का चलता रहा, 3-4 महीने टीबी की गोलियां खाई हुई होती हैं, या पूरा एक इलाज चल चुका होता है टीबी का। सही। उसके बाद फिर जो है ना वो जब पेट में दर्द हुआ, पेट का अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो पता चलता है कि वो तो जिगर में जो है वो फैला हुआ है, वो लंग कैंसर है आपका जो इनिशियली जो है ऑर्गन्स है उनको डिस्टर्ब करता है। बिल्कुल, तो आप प्रॉपर जाके जो है उनके डॉक्टर को चेक कराएं, पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाएं, फेफड़ों के डॉक्टर को दिखाएं, वो आपको एक्सरे चेस्ट जो है वो तजवीज करेगा। चले नॉर्मल के पास भी आप जाते हैं, आप डॉक्टर के पास जाके चेक तो कराएं ना। अच्छा, पहले अब थोड़ी सी भी आप हल्की सी खांसी करें तो आपको जाहिर सी बात है आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा आपको तकलीफ होती है। तो मतलब अगर आप मुसलसल खांसी की तरफ जा रहे हैं और ज्यादा आपको तकलीफ आपकी बढ़ रही है, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, तो आपको तो लाजमी लाइट नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी ना, उसको जाके लाजमी तशखीस कराएं ताकि अर्ली एज पे पता चले और फिर उसका इलाज हो सके। जैसे जितना अर्ली एज
पे कैंसर की डिटेक्शन होगी, पता चलेगा, उतना अर्ली जो है उसको ट्रीट करना जो है थोड़ा इजी हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इस पे मजीद भी हम बात करते हैं। PSL के हवाले से जो है हमारे साथ शकील सुल्तान मौजूद हैं। मैचेस जो हैं वो बड़े शानदार रहे। हमारे यहाँ के मुल्तानियों ने स्टेडियम को खूब सजाया भी, रौनकें भी लगी, इंटरटेन भी हुए, और उसके साथ साथ जो है मुल्तान सुल्तान ने 4 मैचेस जो हैं वो अपने नाम किए, और एक जो है वो पेशावर ज़ल्मी ने अपने नाम किया, जीता वो। तो अभी जो तमाम सूरत हाल रही सिक्योरिटी के हवाले से भी, और बड़े ही पीसफुली जो है ये अपने मैचेस जो हैं अपने इख्तिताम पजीर हुए हैं, थोड़े से इस हवाले से जो है जानेंगे। शकील, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के 5 मैचेस की मेजबानी हमारे शहर मुल्तान को मिली थी, और 18 से लेकर 25 फरवरी तक ये रौनकें लगी रही, जिसमें 5 मैचेस मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए। मुल्तान सुल्तान होम टीम थी और उनके लिए होम ग्राउंड था, तो क्राउड भी उनको बहुत ज्यादा मिला, बड़ी सपोर्ट भी मिली, और वो बड़ी प्लानिंग के साथ खेले। उन्होंने अपना आगाज भी फातिहाना किया था और अपना इख्तिताम भी उन्होंने फातिहाना किया है। बस दरमियान में चौथे मैच में उनको ज़ल्मी से शिकस्त का सामना रहा, लेकिन जो कल का मैच था वो काफी इंटरेस्टिंग हुआ। उनका टाकरा जो था जी कोटा ग्लेडिएटर्स को, इनकी जो रिजवान की प्लेइंग 11 टीम थी वो दोबारा जीत की पटड़ी पर जो है वो हमें चढ़ती हुई नजर आई। तो ये इन दिनों मैच बड़े पुरअमन तरीके से करवाए गए हैं। सिक्योरिटी जब भी मेगा इवेंट मुल्तान को मिलता है, पहले एशिया कप आया, उससे पिछली दफा PSL हुआ, अंडर 19 की सीरीज भी हुई, उसके बाद फिर, तो ये बड़ा एक पुरअमन तरीके से मैच के इनकाद जो है वो होता रहा। साथ ही साथ हमने देखा कि मुल्तान में जब भी PSL होता है, एशिया कप हुआ है, बहुत ज्यादा क्राउड आता है। इस वक्त मुल्तान स्टेडियम की जो कैपेसिटी है क्रिकेट शायकीन के बैठने की, वो 28,000 के लगभग है। लेकिन इस दफा कल जो हमने देखा स्टेडियम के जो इंतजामिया है उनसे भी हमारी बात हुई, 35,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो स्टेडियम में मौजूद रहे मैच देखने के लिए। तो ओवर क्राउड था ये एक किस्म का। कल हाउसफुल का बोर्ड भी चला, और साथ में एक और चीज भी थी कि कुछ लोगों को दाखिले की इजाजत नहीं मिल सकती थी, टिकट के इशूज थे, कई इसमें मसाइल थे, लोग सैकड़ों की तादाद में लोग बाहर भी रहे थे। तो ये एक पिंडी का स्टेशन और एक मुल्तान का स्टेशन, ये ऐसे स्टेशन हैं जहां जब भी कोई क्रिकेट मेला लगता है तो शायकीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पे आती है। और साथ में साथ जब होम टीम अपनी फतूहात लेके चल रही हो, अपने मैचेस जीत रही हो, छक्के चौकों की बरसात चल रही हो, ज्यादा रन से ज्यादा विकेटों से शिकस्त दे रहे हो दूसरों को, तो क्राउड मजीद ज्यादा जो है वो दिलचस्पी के साथ बढ़ता है। और कल का जो मैच था, एक तो एतवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, अपना शहर था, अपनी टीम थी, तो लोग जो है अपनी फैमिलीज के हमरा भी पहुंचे। पहले मैचेस में हमने देखा कि फैमिली ज्यादा नहीं आ रही थी, लेकिन कल के मैच में और सेकंड लास्ट मैच में फैमिलीज बहुत ज्यादा पहुंची, जिसकी वजह से ओवर क्राउड भी हुआ और लोगों ने मैच एंजॉय किया। लेकिन बड़ा एक अच्छा ये चीज देखने को मिली कि कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया, किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी इशूज नहीं हुए। तो इस हवाले से मुल्तान अभी पुरअमन तरीके से मैचेस लेके चल रहा है। और कल का मैच इस हवाले से भी इंटरेस्टिंग हुआ कि रिजवान के बल्ले से बड़ी उम्मीदें होती हैं शायकीन को, उनका बल्ला भी चला, उन्होंने 50 की, और उसके साथ साथ जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के कैप्टन थे, उनका जो फैसला था टॉस जीतकर फील्डिंग का, वो उनका गलत रहा। लेकिन जब भी मुल्तान खेलती है ना, हम चाहते हैं कि मुल्तान पहले बॉलिंग करे और फिर बैटिंग करे, क्योंकि ये बैटिंग करते हैं तो एंड में आके इनका बल्ला जो है वो काफी तेज हो जाता है। कल जब इनको 181 रन का ताकुब मिला, हदफ मिला, उसके ताकुब में इन्होंने काफी सख्त बॉलिंग की। एक दफा लगा कि मैच जो है वो कोटा ग्लेडिएटर के हक में जा रहा है, जब मैच बिल्कुल दरमियान में 10 ओवर तक चल रहा था, लेकिन उसके बाद इनकी बॉलिंग ने जो है वो काफी ज्यादा उनको जकड़ा और 13 रन से ही उनकी शिकस्त जो है वो उनकी मुकद्दर बना दी। अच्छा शकील, जी बिल्कुल, ये मुकाबला जो है जाहिर सी बात है, मुल्तान सुल्तान टीम जो है वो जाहिर सी बात है यहाँ के लोगों ने उसको सपोर्ट भी बहुत किया। पीसफुली से जो है ये तमाम चीजें जो हैं वो अपने इख्तिताम पजीर को पहुंची, टीमें जो हैं वो घर की तरफ रवाना हो चुकी हैं, ऐसे ही है?
बिल्कुल, टीमें कल ही वापस रवाना हो चुकी हैं। जितनी भी टीम्स आई हुई थी उनके साथ दीगर जितना स्टाफ था, जितने कोचेज थे, फॉरेन स्टाफ था, वो कल शाम को ही मैच एंड होने के बाद वो रवाना हो गए, क्योंकि दीगर स्टेशन पर भी मैच जो है वो हो रहे हैं, तो उन्होंने वहां भी पहुंचना है, प्रैक्टिस सेशंस करने हैं, तो टीमें तमाम वहां पहुंच चुकी हैं। अच्छा, यहाँ पे मुल्तान में तमाम टीमों को यहाँ पे मेजबानी का मौका, मेजबानी से लुत्फानंदोज हुए हैं। पहला मैच जो है वो कराची के दरमियान हुआ, उसके बाद किसी यूनाइटेड से हुआ, उसके बाद जलमी से हुआ, और उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर से हुआ। तो मुल्तान की मेजबानी से तमाम टीमें ही लुत्फानंदोज होकर गई हैं, और अब मुल्तान में जो PSL के मैचेस थे वो खत्म, इख्तिताम पजीर हो गए। तो जितनी भी टीम यहाँ पे मुल्तान में ठहरी हुई थी, बहुत शुक्रिया शकील, बहुत शुक्रिया शकील। इसके साथ ही जाहिर सी बात है कि हम मैचेस को हमने देखा कि काफी एंजॉय किया। वैसे सुहिरा, आपने भी जो है इस दफा मैच देखने गई या नहीं गई? नहीं, मैं महरूम रही इस बार क्योंकि हम लोग आउट ऑफ द फील्ड कवरेज करते रहे हैं मैचेस की, वो भी इम्पोर्टेंट था। ड्यूटी पहले है और उसके बाद टाइम मिले तो फिर आप मैच देख सकते हैं, लाजमी। कहते हैं ना, बहुत सारी चीजें आपकी इस तरह की चल रही होती है, आप चाह रहे होते हैं लेकिन आपकी चीजें उस तरीके से हो नहीं होती। लेकिन एक्साइटमेंट जो आसमा देखी है मैंने, स्पेशली फीमेल्स में, वो बहुत कमाल की थी। आप यकीन करें, गुजरांवाला से, लाहौर से, बिहाड़ी से खवातीन मैच देखने के लिए आई थी, एक बहुत बड़ी बात है। इस पे मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, इसके साथ ही सुहिरा से जानेंगे। सुहिरा, इस टाइम हम जो है खवातीन के हवाले से मजीद भी बात करेंगे कि उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले जो इदारे हैं, उनकी जो कारकर्दगी है, उसके हवाले से बताइएगा कि क्यों बेहतर नहीं हो रही। अभी भी हम देखते हैं कि खवातीन जो हैं आज भी गैर महफूज नज़र आती हैं। मैं तो आसमा अब ये समझने लगी हूँ कि हमारा मुल्क जो है ना वो इंतहाई अनसेफ हो चुका है, फीमेल्स के लिए तो स्पेशली। वैसे हम बात करते हैं कि हमारा जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और ख़वातीन को आप जानती हैं इस्लाम ने जितनी इज्जत दी है, मेरा नहीं ख्याल किसी और मजहब ने इतनी इज्जत दी है। बिल्कुल ऐसे। रिसेंटली कल ही जो वाकया हुआ है, शायद आपकी भी नजर से गुजरा हो। बिल्कुल, क्योंकि मैंने कल ये देखा है, लेकिन मुझे डिटेल इसलिए नहीं आइडिया क्योंकि मैं मुख्तलिफ टेंशंस में कल घिरी हुई थी, और एक फैमिली में निकाह भी था, फिर मेरे घर में जो कैट है उसने बेबीज दी, उनमें से एक की डेथ होगी, तो मैं इतनी सारी चीजों में उलझी रही कि मैं इसको ज्यादा डिटेल में जा नहीं सकी कि एक्चुअली ये मसला हुआ क्या। उसमें ये था कि ब्लास्फेमी जो एक्ट होता है उसी की जद में खातून आई है। लाहौर में ये वाकया वैसे बेसिकली हुआ है कि वो खातून ने कोई लिबास ऐसा पहना हुआ था कि उस पे अरबिक, अच्छा हाँ बिल्कुल, मैंने इस पे थोड़ा सा पढ़ा कि वो अरबी में लिखा हुआ था बिल्कुल हलवा, ठीक है, उसमें कोई तौहीन मजहब या इस टाइप का ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन वहां पर वो एक पब्लिक प्लेस में ये भी आ रहा था कि सऊदी अरब का ही कोई ब्रांड है, वो सऊदी अरब का ही ये मुझे कंफर्म नहीं है कि सऊदीया का ब्रांड है। इस तरह के डिफरेंट कपड़े या शॉल्स अब तो मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं जिनके ऊपर कुछ तहरीरें होती हैं, लेकिन उसमें लोगों को गलत फहमी हो गई। वहां पर वो बाजार में जहाँ फेरी थी, लोगों को गलत फहमी हुई है। उस गलत फहमी की वजह से उन्होंने उस बात को कंफर्म नहीं किया कि वाकई इस पे कुछ हमारा जो है वो इस्लामी चीज लिखी हुई है या ये जस्ट एक डिजाइन है। ठीक है, तो वो उसको एक झुंड ने घेर लिया खातून को, और फिर जो है उसको मारने की तरफ, उस नौबत उसको मारने की तरफ पहुंच गई। और शॉप में ही मेरे ख्याल में मैंने देखा, हाँ शॉप में, और उसको बुरे अलकाब से और बड़े ही बदतमीजी के साथ, जो हमारे मर्द हजरात मैं समझती हूँ जो कि दीन के अलमबरदार बने हुए थे, तो आप किस तरह दीन के अलमबरदार हैं जब आप औरत को ही इज्जत नहीं दे रहे। हमारे दीन ने तो कहा सबसे पहले औरत की इज्जत है, बाकी चीजें तो बाद में है, आप रिस्पेक्टफुली तो बात करें ना। अच्छा, फिर उसके बाद लेकिन हमारी जो लाहौर की ASP हैं, उन्होंने फिर आके उसको बड़ा ही बहादुरी का मुजाहिरा किया है और उस खातून को वहां से बचाया है, सेफ किया और उसको वहां से लेके गई हैं। ये अकेला वाकया इस तरह से नहीं हुआ है, बिल्कुल भी अकेला वाकया नहीं हुआ है। इस तरह के बहुत से बेशुमार वाकयात हैं, और आसमा उसमें मर्द ही नहीं, वहां पर जो हमने वीडियो देखी है उसमें खातून भी बाकायदा उसको बुरा भला कह रही हैं कि तुम क्या हो और ये ऑल दैट। हालांकि उसमें ऐसा कुछ नहीं था, और फिर उसका अंजाम क्या हुआ कि उसी खातून से माफी मंगवाई गई है कि जी आप माफी मांगे, और जाहिर है वरना उसकी जान को खतरा है।
बगैर गलती के उसने माफ़ी मांगी है। और यही आम हो रहा है हमारे यहाँ पे। हमारे मुल्क में इदारे क्यों बने हैं ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए? मैं तो बेसिकली ये समझती हूँ होने ही नहीं चाहिए। हमारा मुल्क जब एक इस्लामी मुल्क है तो यहाँ पर तो ख़वातीन की इज्जत और हर चीज़ इतनी महफूज होनी चाहिए कि इदारों की जरूरत ही पेश ना आए। जब इदारे बने हुए इस्लामिक कंट्रीज में जाए तो वहाँ जो खातून है वो अकेली भी फिर रही हो तो उसे कोई टेंशन नहीं होती। चाहे वो रात के 2 बजे ही क्यों ना अकेली रोड पे हो। मेरा ख्याल है कि बाहर वालों ने इस्लामी जो असूल है ना सारे वो अपनाए हुए हैं, चाहे उनका मजहब और है, लेकिन जो इस्लाम ने हमें बातें करने के लिए दी है ना, हमें अमल करने के लिए, हम उस पर अमल पूरा उतरते ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज ने मैं समझती हूँ वो असूल पसंद है, उन्होंने शायद तरक्की भी इसलिए इतनी ज्यादा कर ली है। हम अभी भी छोटी छोटी चीजों में जो है वो उलझे में हैं। अब जैसे ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के जो इदारे भी बने हुए हैं, वहाँ भी जो लोग बैठे हुए हैं वो भी औरतों की हिफाजत के लिए मैं नहीं समझती कि उस तरह से काम कर रहे हैं। सही। अब देखें ना, आपके इतने सारे इदारे बने हुए हैं। अभी जो कल ही वाकया हुआ है, कहीं से आपको कोई उसकी फेवर में सुनने को मिला हो? मैंने तो नहीं देखा। ठीक है ना, इस तरह के वाकयात होते ही क्यों हैं आखिर? अब जो ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के इदारे बने हुए हैं सरकारी तौर पर भी, मैं समझती हूँ उनको इस मामले की तहकीक करनी चाहिए जिन्होंने खातून के साथ वहाँ पर बुरा किया। अब मैं तो ये समझती हूँ कि जो उसकी वहाँ पे कंडीशन थी, आप फ्री होके जरूर वीडियो देखिएगा। मैंने थोड़ा सा देखा था उसमें मेरा नहीं ख्याल कि वो अब घर से बाहर जाने के भी उसमें हिम्मत रही होगी कि मैं बाहर जो है ना इजीली हमारे माशरे में जितना आपको ज़हनी तौर पे टॉर्चर किया जाता है और फिजिकली तो लोग मतलब जिस तरह के अब हालात हैं, लोग फौरन इश्ताल पसंदी की तरफ चले जाते हैं, मारने की तरफ चले जाते हैं। मतलब टॉलरेंस नहीं है, आप बगैर तहकीक के जो है अगले बंदे को जो है वो आप उसके ऊपर दौड़ पड़ते हैं। तो मतलब लोग इस तरह के बहुत सारे ऐसे लोग जो बिल्कुल इस्लाम के उस पे चीजों पे असूलों पे नहीं, उनको पता भी नहीं होगा शायद। हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या जब इस तरह की कोई चीज आ जाए सामने तो वो सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा भी वही ले रहे होते हैं। अच्छा, इनटॉलरेंस क्यों आ गई है? दूसरे को गिराना, फौरन से कह देना कि फतवा लगा देना फौरन से कि इसको मार दिया जाए या इसका ये हशर कर दिया जाए। भाई क्यों? आप पहले हर चीज का ना, मैं समझती हूँ कि उसमें बर्दाश्त अगर हो ना तो आप मामले को ज्यादा अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब तहकीक जो है वो पहले जरूरी है। तहकीक करें, अगर वो गलत साबित हो फिर आप उसको जाएं कि हाँ इसको सजा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, क्या है क्या मामला है। इंसाफ के मामले में हमेशा हम बात जब करते हैं इंसाफ क्यों नहीं, तो तभी हम देखते हैं ये हमारे जो फ्लॉज हैं इतने हम जो चीजों को समझते नहीं है, बगैर तहकीक के झूठ की बिना पर जो है वो बहुत सारी चीजें हैं उस पर शामिल कर लेते हैं। तो ये चीजें जो है वो बड़ी जरूरी है कि खातून को हो चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों को तहफ़्फ़ुज़ जो है वो बड़ा जरूरी है। अच्छा जी, क्योंकि टाइम भी हमारे पास शॉर्ट है और ये एक ऐसा टॉपिक था जिसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन जो है वो करते जाएंगे तो जाहिर सी बात होगी। आप क्या कहना चाहेंगी, इसका ट्रीटमेंट कैसे करवाया जा सकता है और क्या क्या एहतियात जो है वो करनी चाहिए, हमारे नाज़रीन से शेयर कीजिएगा। ट्रीटमेंट लंग कैंसर का, वही मैंने कहा, हमारे पास जो पेशेंट प्रेजेंट करते हैं वो तो बिल्कुल स्टेज 4 या 3 में प्रेजेंट करते हैं कि या तो बहुत बड़ा हो चुका होता है ट्यूमर या फिर कहीं और फैला हुआ होता है। तो अर्ली डिटेक्शन एक तो ज़रूरी है कि आप अपने सिम्टम्स को जो है, अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाता है 3 सेंटीमीटर से कम है ट्यूमर लंग में कहीं, तो उसकी तो वो रिसेक्शन कर देते हैं, सर्जरी पॉसिबल है तो वो निकाल देते हैं वहाँ से। उसके बाद फिर उसकी कीमोथेरेपी या रेडिएशन जो भी पॉसिबल हो वो करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वही बात कि पाकिस्तान में जो है वो ट्यूमर बहुत बड़े बड़े प्रेजेंट करते हैं या फिर जो है उसकी स्टेज ज़्यादा होती है, तो हम लोग फिर ज़्यादातर उसमें कीमोथेरेपी की तरफ पेशेंट को लेके जाते हैं, रेडियोथेरेपी रेडिएशन उनकी चलती हैं और फिर जो है वो पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जितना छोटा ट्यूमर होगा उतना उसका 5 ईयर सर्वाइवल रेट ज़्यादा होगा। अनफॉर्चुनेटली लंग कैंसर उन कैंसर में से है जिसका 5 ईयर या 10 ईयर सर्वाइवल रेट बहुत कम है। और हमारे मुल्क में तो इस वजह से कम है कि वो प्रेजेंटेशन उनकी लेट होती है, बहुत सारों को पता ही नहीं चलता और शायद वो पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। इवन उनका जो है वो ऑन रिकॉर्ड भी नहीं आता कि वो जो है ना कि उनको लंग कैंसर था भी। और उसकी एहतियात के हवाले से यही है कि हमें मास लेवल पे यही काम करना चाहिए कि हुकूमत को चाहिए कि जिस तरह से आपके मीडिया के थ्रू या इसके थ्रू बताएं कि भाई स्मोकिंग जो है, चाहे स्मोकिंग नॉट सिगरेट स्मोकिंग, हुक्का बहुत ज़्यादा जो है वो है, हुक्का हो गया, वही जो आपने का शीशा हो गया, बहुत सारी स्मोकिंग की जितनी भी इकसाम है इन सबको जो है इनसे बचना चाहिए बिल्कुल। अच्छा, वैसे भी जैसे कि डॉक्टर्स कहते हैं हर 3 महीने बाद या 6 महीने बाद आपको अपना टेस्ट जो है आपके अपने लाजमी करवाने चाहिए। उसमें 6 महीने बाद मतलब वो जो, अच्छा फिर आप करते भी हैं अगर, तो आप अपनी जाके चेकअप कराते रहें
और वो जो चेन स्मोकर हैं उनका चेकअप ज़्यादा जल्दी होना चाहिए। सही। और दूसरा जो है, जैसे बाहर जो हम निकलते हैं, पोल्यूटेंट्स इतने हमारे जो अब बहुत ज़्यादा हैं फिज़ा में। अब पता है हमें कि जो है फिज़ा एक ऐसी बन गई है, तो उसमें हम मास्क लगा के रखें और ताकि हम वो इनहेल ना करें जो कार्सिनोजेन हैं। बिल्कुल। तीसरा जो कार्सिनोजेनिक एजेंट तो कहते हैं ना, इलाज से बेहतर एहतियात है। तो जितनी आप एहतियात करेंगे उतने ही आप जो है इन तमाम बीमारियों से बचे रहेंगे। और आपका बहुत शुक्रिया सादिया, आप हमारे साथ रही और इसके अवेयरनेस के हवाले से और इसके डिटेल्स आपने शेयर की। सुहेरा, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रही। इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी खलील खान जो है नरज़ई, हमारे साथ मौजूद हैं। एजुकेशनिस्ट भी हैं और इसके साथ साथ जो है इस टाइम जो है हमारे मुल्तान को खूबसूरत बनाने में भी जो है एक बड़ा एक अज़्म रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो दूसरे गेस्ट हैं हमारे साथ, ज़ियाउद्दीन अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, आज हम बात करने जा रहे हैं, ज़िया साहब से तो बात करेंगे इस टाइम वायरल डिजीज़ जिस तरह से हैं उन पे बात करेंगे। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, मौसम जब भी चेंज होता है तो मोस्टली ये होता है कि आप एंटीबायोटिक्स से बचें। हम ऐसे बचने की तो कोशिश करते हैं कि एंटीबायोटिक्स की तरफ ना जाएं, लेकिन जाहिर सी बात है जब बीमारी हद से बढ़ जाती है तो फिर एंटीबायोटिक्स की तरफ भी जाया जाता है। लेकिन होम्योपैथिक जो इलाज है वो जाहिर सी बात है, एलोपैथिक और होम्योपैथिक दोनों इलाज जो हैं वो बड़े मौसर होते हैं। अभी हम होम्योपैथिक के हवाले से जानेंगे कि किस तरह ट्रीटमेंट किया जाता है, किस तरह से उसका इलाज मुमकिन है, और कुछ घरेलू टोटके भी इनसे आज जानेंगे कि अगर आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते तो आप जो है घर में किस तरीके से अपने आप को जो है उस पेन से आपको रिलीफ मिल सकता है। और सर से हम जानेंगे, एक तो एजुकेशन के हवाले से भी बात करेंगे और साथ साथ इनकी थोड़ी एक्टिविटीज़ के हवाले से जानेंगे कि मुल्तान में किस तरह से अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, मुल्तान को किस तरह से खूबसूरत बनाया जा सकता है, किस तरह से रोल प्ले कर सकते हैं ये हम तमाम चीज़ें जो हैं आज डिस्कस करेंगे अपने शो में। सर, सबसे पहले तो आपकी जर्नी के हवाले से जानेंगे ना, कैसे ख्याल आया, किस तरफ आपने ये कैसे सोचा, थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा। आवर ब्यूटीफुल मुल्तान जी, आवर ब्यूटीफुल मुल्तान, ये इसके ऊपर काम कर रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मेरा कुछ सफ़र ऐसा है कि मैं 35 साल दुनिया के मुख्तलिफ 13 मुल्कों में रहा हूँ और वहाँ से काफ़ी वहाँ की एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लिया और जो भी अच्छा हो सकता है अच्छा करने की हमेशा कोशिश की। जब मैं वापस आया मुल्तान तो मैंने मुल्तान को देखा तो वहाँ उस वक्त जब मैं आया था 2012 में, तो कोई अच्छी गाड़ी नज़र आ जाती तो मुझे खुशी होती। तो मैंने लोगों का तरीका देखा, सोच का अंदाज़ देखा, तो मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे मुल्तान को पाकिस्तान के शहरों में से इसको एक मिसाली शहर बनाना चाहिए ताकि दूसरे शहर इसको देख के आगे की, क्योंकि कदम तो एक नहीं रखना होता है, बाकी फिर फॉलोअर होते हैं। तो उस बुनियाद पर मैंने नाम काफ़ी सोचा और मेरे जहन में ये एक नाम आया जिसको इंग्लिश में आवर ब्यूटीफुल मुल्तान और उर्दू में हल्का खूबसूरत मुल्तान। तो उस के हिसाब से मैं लोगों के साथ मैंने मूव करना शुरू किया, इल्मी अदबी हलकों में गया और मैंने ये मैसेज देना शुरू किया कि इंसान तो इस दुनिया में आता है और चला जाता है, और उसके साथ ही एक गधा भी आता है, वो भी चला जाता है, लेकिन याद वो रह जाता है जो कुछ कर जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, हिस्ट्री उसको याद रखती है। हाँ। तो मैंने कहा कि हमें मुल्तान के लोगों से मैंने मुलाकात भी की, कमिश्नर साहब के पास भी गया, दूसरों लोगों के, और मैं अब भी यही मैसेज दे रहा हूँ, यही देता रहा हूँ कि हमें मुल्तान के लोगों को सबसे पहले तो खुद अपने आप को साफ सुथरा रखना चाहिए। बिल्कुल। आपका लिबास बेहतरीन होना चाहिए, क्योंकि आपकी ज़बान से पहले आपका लिबास बताता है कि आप क्या हैं। और उसके बाद अपना घर बार साफ रखें, घर के इर्द गिर्द का माहौल अपना जहाँ इतना
अपने घर का बिल अदा करते हैं बिजली का, वहाँ एक बल्ब बार लगा दें ताकि वो इलाका जो है रोशन रहे जी। और उसी के हिसाब से अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। ट्रैफिक की जो बेहंगम तरीक़ाकार है इसको सही करें। और मसला जो मुझे नज़र आया आज तक, शायद किसी ने ये बयान किया हो या नहीं, वो ये कि मुल्तान से के जो लोकल हुक्मरान आते हैं ना, वो मुल्तान से नहीं होते। उनको इंटरेस्ट नहीं होता, उनको अपनी जॉब से इंटरेस्ट होता है, मुल्तान से इंटरेस्ट नहीं होता। एक नसीम सादिक थे जिन्होंने कुछ किया यहाँ। तो मैं दोनों को मैसेज ये देता हूँ कि जो जिस सीट पे भी बैठा है, जो भी काम कर रहा है, उसको अपना काम बेहतरीन तरीके से अंजाम देना चाहिए, क्योंकि खूबसूरती जो है यही एक कुदरत का कमाल भी यही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरी एक किताब है पिघलती सोचें, तो उसमें मैंने लिखा है कि देखना है घर जो मेरे रब का कमाल, जमाल, सॉरी, देखना है मेरे घर रब का जमाल, तो देख उसके कमाल के, उसके हर कमाल में एक जमाल। तो इंसान तो गुजर जाता है, लेकिन जब उसका तरीक़ाकार होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं अवाम और लोकल हुक्मरान जो भी बाहर से आते हैं, मतलब हैं तो पाकिस्तान के, लेकिन इधर उधर, तो उनको भी मैं चाहता हूँ और मेरी रिक्वेस्ट भी ये है कि हर कोई अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम दे, तरतीब से, तो मुल्तान को हम एक मिसाली शहर बनाएं, ताकि दूसरे लोग ये कहें कि यार मुल्तान वालों को देखो, हम भी ऐसा बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं ना कि अपने आप जब अपने घर को साफ रखते हैं तो अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी साफ सुथरा रखें। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, इसके साथ ही इजाज़त से जाएंगे, इजाज़त, वायरल डिजीज जब भी मौसम चेंज होता है, खैर ये तो हमारे साथ फिक्स है ना। अच्छा, ये वाला मौसम ऐसा रहा कि अभी तक स्टिल हम उस चीज़ से निकले नहीं है, मतलब खांसी, हमारी चेस्ट इन्फेक्शन, हम ये अभी तक हमारे साथ चल रही हैं। मतलब आप थोड़ा सा भी जो है हम कहेंगे कहीं पे आपको आराम आया हो, बड़ा मुश्किल है। अच्छा, मैंने तो इस दफ़ा ये देखा है हर बंदा बीमार रहा है, हर बंदे को जो है वो इस बीमारी से। बात ये है कि सबसे पहले तो इस दफ़ा जो सर्दी ने अपना रंग दिखाया कि 1 माह तक जो है सूरज ने अपना नकाब ही नहीं उठाया, उसकी वजह से जो है बहुत से मसाइल पैदा हुए। लेकिन उसके साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा कि मालिक की रहमत नहीं बरसी। अगर बारिश बरस जाती तो बहुत सी वायरल डिजीजेस से हम बच जाते। हाँ, कुछ ये भी रीजन आज तक अगर आप मुल्तान में देखें तो कोई बारिश खुलकर नहीं हुई, चंद एक हल्की सी बारिश हुई, उसको बारिश नहीं कहेंगे। और जब तक बारिश नहीं होती उस वक्त हर किस्म का जो है वायरस वो एक्टिवेट हो जाता है और वो जो है असरअंदाज होता है। दूसरी एक सर्दी की वो लहर आई और वो चली गई, उसके बाद लोग जो है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गए कि उन्होंने जो है सर्दी से बचने के लिए कपड़े पहनने की बजाय वो कपड़े उतार दिए। और ये जो बाद की ठंड है आज भी अगर देखें तो मौसम के अंदर बहुत ज़्यादा खुनकी है और ठंडक है, जो सीने को चीरते हुए जो है वो आपके अंदर के आज़ा को जो है डिस्टर्ब करती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए जो है आपको पहले तो अपने लिबास को जो है वो प्रॉपर करना होगा, और लिबास प्रॉपर करने के साथ अपनी डाइट प्लान जो है वो नॉर्मेलिटी में रखने चाहिए। जैसे ही सर्दी ख़त्म हुई तो आप देखें कि कोल्ड ड्रिंक्स बहुत आम हो गए, आइसक्रीम बहुत ज़्यादा खाई जा रही है, उसके बाद ऐसी ग़िज़ाएँ शुरू कर दी गई जिसका असर जो है वो हमारी बॉडी पे वो उल्टा पड़ता है, डिस्टर्ब करती हैं जो हमारी बॉडी को। तो उनकी वजह से भी हमारे यहाँ चेस्ट इन्फेक्शन के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आना शुरू हुए कि उधर ठंड हो रही है, उधर आप कोल्ड ड्रिंक्स लेंगे तो लंग्स की इन्फेक्शन होने का ख़तरा है। उधर जो है क्योंकि आपकी आबो हवा के अंदर वायरल बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया है जो इफ़ेक्ट कर रहा है, तो उससे बचने के लिए भी हम कुछ नहीं करते। सबसे पहले तो इसमें यह है कि हमें जो है डेली अगर आपको चेस्ट इन्फेक्शन हो गई है तो आप भाप लें,
ठीक है ना। भाप एक आसान सा तरीका है कि पानी को गर्म करें और भाप ले लें। उससे वो ये होता है कि आपके जो सारे ब्रोंकाइज जो हैं वो खुल जाते हैं और आपको काफ़ी सुकून मिलता है और सांस की तंगी जो है नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। ख़ास तौर पे इस मौसम के अंदर जो एस्थमेटिक पेशेंट हैं या चेस्ट इन्फेक्शन के पुराने पेशेंट हैं या क्रॉनिक डिजीजेस की वजह से जिनको चेस्ट का प्रॉब्लम्स है, उनको लाजमी चाहिए है कि वो एक तो सर्दी से भी बचें और दूसरा भाप रोजाना लें। उससे जो है वो काफ़ी बेहतर होते चले जाएंगे। अब जब चेस्ट इन्फेक्शन होती है तो हम सबसे पहले जो है वो रनी नोज की तरफ जाते हैं या फिर हम ऐसी डाइट्स ले रहे हैं जो बहुत ज़्यादा ठंडी हैं तो हमारे टॉन्सिलाइटिस हो जाते हैं। टॉन्सिल्स कब बढ़ते हैं? टॉन्सिल्स भी उस वक्त बढ़ते हैं जब आपका कोई वायरस या बैक्टीरिया बाहर से अंदर की तरफ जाता है तो वो मालिक कायनात ने आपके जो है एक पहरेदार बना रखे हैं कि उस वायरस को और बैक्टीरिया को अंदर वो नहीं जाने देते, वो वहीं पर उसको जो है कंट्रोल रखने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो लड़ते लड़ते स्वेल हो जाते हैं और फिर उनका अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं और वो आपको नहीं रोक सकते और बैक्टीरिया या वायरस जो भी आपके अंदर जो है जाता है वो आपके लंग्स को डिफेक्ट करता है और लंग्स को जो है ख़राब करता है, जिसकी वजह से आपको खांसी का प्रॉब्लम हो जाता है, बलगम आना शुरू हो जाती है या कभी रनी नोज हुआ तो आप समझते हैं कि जी फ्लू हो गया, इससे क्या बचना चाहिए। तो इस जैसे ही इस मौसम में आजकल क्योंकि छोटी सी बीमारी हम समझते हैं लेकिन वो बीमारियां जो है बाद में बहुत बड़ी हो जाती हैं और फिर बाद में कंट्रोल करना उनको मुश्किल हो जाता है। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो सेल्फ मेडिकेशन का है कि थोड़ी सा प्रॉब्लम हुआ, हमने कोई ना कोई जो है सेल्फ मेडिकेशन की, कोई दवाई ले ली, कोई गोली ले ली, एंटीबायोटिक ले ली, बगैर किसी डॉक्टर के मशवरे के एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना ही कोई एनाल्जेसिक यूज करना चाहिए, ना कोई एंटी एलर्जी यूज करना चाहिए। इसलिए आप जब आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप अपने करीबी किसी भी डॉक्टर से, वो एलोपैथ हो, वो होम्योपैथ हो, वो हकीम हो, आप उसके साथ जो है पहले कंसल्टेशन कर लें। जो आपको वो रिकमेंडेशन करता है उसके मुताबिक अगर आप चलेंगे तो आप आसानी से और जल्दी ठीक हो जाते हैं। अच्छा, ये आपने बड़ी बात की कि हम लोग वाकई, अच्छा फिर हम क्योंकि जल्दी ठीक होना चाहते हैं, बीमारी क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें इंसान बड़ा आवाज़ार भी हो जाता है और फिर स्पेशली जब खांसी जुकाम, ये दोनों ऐसी चीजें हैं ना जिसमें इंसान जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब मेंटली तौर पे भी वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। देखिए ठीक होने की कोशिश तो करता है कि वो सेल्फ मेडिकेशन कर लेता है, फौरन गया जो है पैनाडॉल ले ली, फौरन गया ऑगमेंटन ले ली, फौरन गया कोई ऑक्सीडेंट या कोई और ऐसी मेडिसिन ले ली, लेकिन वही चीजें जो है वो उसे नहीं पता कि वो उसके लिए बेहतर हैं या नहीं है, वो उसके अंदर साइड इफेक्ट्स पैदा शुरू कर देती हैं। डॉक्टर जो देता है वो उसकी सिचुएशन को देखते हुए जो है उसकी मेडिकेशन करता है और उसको, अच्छा समटाइम होता है कि हम पहले एंटीबायोटिक्स, जो अपनी सेल्फ मेडिकेशन पे हम एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं, फिर जब काम थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है, आप ज्यादा तकलीफ में आते हैं, तो जब आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तब भी आपको एंटीबायोटिक्स क्योंकि रेकमेंड होती हैं और वहां से आप फिर डबल आप एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं। अच्छा, डबल से ट्रिपल, क्योंकि अगर आप 3 दिन में ठीक नहीं हो रहे, आप 5 दिन में ठीक नहीं हो रहे, तो फिर आपको फिर जो है एंटीबायोटिक्स। उसकी वजह यही है ना, उसकी वजह यही है कि आपने सेल्फ मेडिकेशन की जो वो आपकी मेडिसिन बनती नहीं थी, जिसकी वजह से आपका प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गया। जब आपका प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गया तो आप डॉक्टर के पास जो है वो अब रास्ता वो तो नहीं रहा कि तो देखें एक आपका रनी फ्लू है वो आपका एंटी एलर्जी से ठीक होना चाहिए। कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी शबीर बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये बात जब बेटी है मेरे 10 साल इसकी, इसके ना टॉन्सिल वगैरह भी रहते हैं और गले में दर्द और पेट में दर्द भी रहता है अक्सर। अच्छा, कितने साल की है बच्ची? 10 साल की। 10 साल की। आप कुछ डॉक्टर साहब पूछना चाहेंगे? जी, आपने किसी प्रॉपर डॉक्टर को या फिजिशियन को ऐसे चेक करवाया है? जी करवाया हुआ। तो उन्होंने क्या कहा है? वो कहते हैं ये कुछ बड़ी होगी तो फिर जरा टॉन्सिल्स है, उसके बाद ये ठीक होगी। जी, टॉन्सिल्स के साथ अगर उसके पेट में दर्द रहता है तो आप जरा उसका ग्लूटेन टेस्ट करवाएं
ताकि ये ना हो कि उसको जो है गंदम से भी एलर्जी हो सकती है और उसकी वजह से उसके बार बार पेट में दर्द रहता है। इसी तरह जब वो टॉन्सिल्स बहुत ज्यादा रहते हैं और उसकी इन्फेक्शन की वजह से भी अक्सर जो है वो हमारा स्टोमिक डिस्टर्ब हो जाता है और पेट में दर्द होता है। तो प्रॉपर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा के इसकी मुकम्मल जो है वो इन्वेस्टिगेशन करवाएं और इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर जो है इसका ट्रीटमेंट होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। जी जी, बड़ी शुक्रिया। शुक्रिया जी। अच्छा, ये वही ना टॉन्सिल्स का तो आप बहुत हम देखते हैं बच्चों में स्पेशली जो है टॉन्सिल्स का होता है। इस पर मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, टॉन्सिल्स के हवाले से भी बात करेंगे इजाज साहब से, लेकिन सर से जानते हैं सर, आप अदब के साथ भी आपका ताल्लुक है और जाहिर सी बात है बुक्स भी आपने लिखी हैं। हाँ जी। उन बुक्स के हवाले से भी जानना चाहेंगे कि वो जो आपने बुक्स लिखी हैं उनके बारे में बताएं नाजरीन को कि उनका क्या करक्स है। जी, बुक्स के बारे में ऐसा है कि थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड है जी। नॉलेज तो मेरा ये है कि शायद मुल्तान के लोग जानते होंगे, मुंशी अब्दुर्रहमान खान एक पर्सनैलिटी थी मुल्तान की, मैं उनका नवासा हूँ। माशाल्लाह। उन्होंने तकरीबन 100 किताबें लिखी हैं, तो वो एक मेरे अंदर था। तो वो मेरी वाइफ कोई 2002 में कैंसर से फौत हो गई, तो बच्चे मेरे सब सेटल थे ये। तो मैंने अल्लाह ताला कहा कि अब मेरा क्या फ़ायदा है जीने का, कोई काम तो रह नहीं गया। ये मेरी अपने अंदर की। तो ये पहली दफ़ा मैं आपको ऑनलाइन बता रहा हूँ। तो मैंने वुज़ू किया और मैं जा नमाज पे लेट गया और मैंने कहा अल्लाह ताला मैं आपको 10 मिनट देता हूँ, आप इजराइल को भेज दें क्योंकि मेरा काम अब अल्लाह अकबर। तो वो 10 मिनट में गुजर गया, तो आधा मिनट मैंने फिर ऊपर दिया, तो वो कुछ ना हुआ। तो मैं उठ खड़ा हुआ, मैंने कहा कि कोई ना कोई काम है। हाँ। तो फिर लेटा हुआ था तो मुझे ख्याल आया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारे लोगों की मुख्तलिफ ख्यालात हैं, तो क्यों ना इसके ऊपर काम। तो फिर मैंने 4 साल कुरान जो है वो पढ़ा, माशाल्लाह, तर्जमे से पढ़ा, फिर लिखा, फिर तो उसमें से फिर मैंने किताब लिखी मुकाम मोहम्मद कुरान की नज़र में। अच्छा, माशाल्लाह। मतलब क्योंकि आप किसी भी चीज़ पे जब आप लिखना चाहें तो आपको अथॉरिटी होनी चाहिए। आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमारी अथॉरिटी तो है नहीं, तो अथॉरिटी थी कुरान की। तो मैंने वो कुरान और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपस में मिला के ये नाम रखा। अच्छा, एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी जी, कौन बात कर रही हैं? मैम मैं आयशा बात कर रही हूँ। जी आयशा, क्या कहना चाहेंगी? आयशा। जी आयशा, अपना टीवी का काइंडली वॉल्यूम बंद कर दो आयशा। मैम मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, बात जी जी बताओ। मेरी अम्मी जान को ना बहुत ज्यादा खांसी है, खुश्क खांसी है उनको, उसके लिए आप कुछ बता सकती हैं? मैंने आपका प्रोग्राम देखा, बहुत शौक से आपका प्रोग्राम देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, आप बहुत अच्छे टोटके बताती हैं। मैं टोटके, वैसे मैं टोटके अच्छे नहीं बताती, मेरे साथ जो गेस्ट होते हैं वो बहुत अच्छे टोटके बताते हैं, लेकिन आयशा आप बहुत अच्छी हैं, आपके गेस्ट बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत पसंद है, हम बहुत शौक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। अभी हम कोई ना कोई आपको अच्छा सा टोटका बताते हैं, डॉक्टर साहब मौजूद हैं। जी जी, बात ये है बेटा कि अगर खांसी बहुत ज्यादा है, खुश्क खांसी तो और खुश्क खांसी है, तो घर के अंदर ही बहुत सी चीजें आपके पास मौजूद होती हैं, उन्हीं से आप जो है वो कहवा बना लें और इनको दें, इंशाल्लाह खांसी में बेहतरी आएगी। आधा इंच का टुकड़ा जो है वो आप अदरक का ले लें, 3 जो है वो लौंग के दाने ले लें और 1-1 इंच का टुकड़ा जो है 2 टुकड़े दालचीनी के ले लें और उसमें मुलट्ठी बाजार से ये पंसारी से मिल जाती है, वो 2-3 लकड़ियां लेके वो 2 कप पानी में डालें। जब 1 कप रह जाए तो वो पानी जो है वो जुशांदा बन जाएगा। उसको मीठा जिससे आप गुड़ से करना चाहते हैं गुड़ से कर लें, शहद से करना चाहते हैं शहद से कर लें और वो इन्हें पिलाएं। इंशाअल्लाह ताला फजल खुदा इनकी खांसी ठीक हो जाएगी।
अच्छा ये है वह जाहिर सी बात है जुशांदा, ऐसे जो हम दूसरा जुशांदा भी घर में जो है ना वो ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे खांसी हो गई, जुकाम हो गया। अच्छा वो क्योंकि इतना मुझे नहीं लगता इफेक्टली आपके ऊपर जो है ना इफेक्ट करे उस तरह तेजी से। अदरक जो है एंटीऑक्सीडेंट है, बिल्कुल एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीबायोटिक का काम भी करती है और एंटी इन्फ्लेमेशन भी है। इसी तरह जो है लौंग जो है उसके अंदर अल्लाह ने ऐसी कुव्वत रखी है कि वो एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल है। इसी तरह दालचीनी जो है एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल भी है। और मुलेठी जो है वो तो वैसे भी खांसी के लिए लोग यूज करते हैं, अगर इन चीजों को मिला दिया जाए। और चौथी चीज अगर आप उसके अंदर जो है वो आजकल सब्ज हल्दी आई हुई है, वो हल्दी उसके अंदर डाल दें तो वो सबसे बेहतरीन जो है एंटीबायोटिक भी है, एनाल्जेसिक भी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और एंटी एलर्जी भी है। अच्छा मेरा गला क्योंकि बहुत डिस्टर्ब रहता है, जैसे आपको पता ही है, ज्यादा मैं तो आपको बताया है कि मेरा गला बहुत सेंसिटिव है। एक तो मेरा टॉन्सिल्स का ऑपरेशन हुआ था बचपन में, तब से लेकर अब तक ठीक नहीं हो पाता, तो इतना सेंसिटिव है। उसमें ये होता है कि मुझे बहुत ज्यादा खांसी रही कुछ पिछले डेज में भी उसमें, तो मतलब कहवा जो घर का बना हुआ कहवा जो होता है ना, वो स्पेशली मेरी फ्रेंड है उनकी वालदा ने बना कर दिया, उसमें मुलट्ठी वगैरह ही। तो इतना वो आप गले को सुकून मिला कि आपको काफी देर जो है आपने खांसी भी नहीं मुझे हुई और मैं उसमें बहुत सुकून से भी रही, नींद भी अच्छी आई। तो इसलिए घर में जो आपकी चीजें मौजूद होती हैं सस्ती भी होती हैं, तो आप घरों में इस्तेमाल करके अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। अच्छा जी एक और कॉलर भी आ गया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी नासिर है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? जी माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, हम 3 साल हो गए मुसलसल देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और आपका चैनल भी बहुत अच्छे है, आपकी टीवी बहुत अच्छी है, तो मैंने सोचा हम आपसे राब्ता कर लें। आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, इसी तरह आप प्रोग्राम अच्छे तो अच्छे करते रहें। बहुत शुक्रिया, हमारी दुआएं आपके साथ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपकी दुआएं जो है ना वो हमें मजीद एनर्जी देती हैं, और मुझे तो स्पेशली वैसे दुआएं जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे अच्छा लगता है कि जब आप इतनी दुआएं और इतने दिल से प्यार करते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी आपका चैनल भी अच्छा है, आपकी टीम भी बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा जी हम वहीं से बात को कंटिन्यू करते हैं। जी आपकी बुक के हवाले से बात हो रही थी। वो मैंने कुरान का तर्जुमा पढ़ा तो वो मैं आपको बता रहा था कि उन पे अथॉरिटी कुरान से बढ़ के कोई नहीं है, अल्लाह का कलाम। तो उसी हिसाब से फिर मैंने कुरान से जो अल्लाह सुब्हान ताला की और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डायरेक्ट इनडायरेक्ट बातें थी, उन सब को चुन के मैंने वो तर्जुमे से वो किताब लिखी। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो किताब उसका नाम मैंने जैसे बताया मकाम मोहम्मद कुरान की नज़र में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो उस किताब को एक ईद के दिन मैं उम्रे पे गया था, तो नमाज मैंने जब ईद की पढ़ी तो मैंने कहा या रसूलल्लाह ये किताब मैंने आपके लिए लिखी और मुझे आपको तो ये तोहफा देना है आज के दिन। तो लंबी कहानी है लेकिन यह है कि वो मैं पहुंच गया और अरबी मुझे तकरीबन 35 साल में इन मुल्कों में रहा हूँ, तो अरबी अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी ग्रेजुएट हूँ अरबी का मैं। अच्छा। बाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी। सही। तो उनको अरबी में मैंने बताया, एक्सप्लेन किया, तो वो किताब जो है आज भी मस्जिद नबी की लाइब्रेरी में पड़ी। अच्छा माशाल्लाह। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा एजाज और क्या होगा। अच्छा ये वैसे ही मैं कहती हूँ ये इतने बड़े आपका जो ईमान है, मैंने अभी आज प्रोग्राम के स्टार्ट में भी यही बात की थी, आपका जो अल्लाह के साथ एक कनेक्शन बनता है ना वो बड़ा ही डिफरेंट और बहुत ही खूबसूरत होता है। जब आप उसके साथ कनेक्टेड होते हैं ना तो फिर आपकी बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं, और जो आप अल्लाह से जैसे आपने मुश्किलात जैसे इन्होंने अपने लिए कुछ ऐसी दुआ की जिसके लिए अल्लाह जो है वो राजी नहीं थे, उन्होंने आपके लिए एक मकसद जो है वो आपकी इंसान जो पैदा हुआ है ना वो किसी ना किसी मकसद को लेके पैदा हुआ है। तो अल्लाह ने हर बंदे की कोई ना कोई ड्यूटी लगाई हुई है, जिसमें शायद उसको कभी कुछ चीजें जो है वो देर से पता लगती हैं, कुछ को पहले पता लग जाती हैं। तो वो अपने आप को उस मुताबिक से ढाल लेता है। तो ये अल्लाह का बड़ा करम होता है कि किसी पर जो है मालिक के करम नहीं होता आदमी कोई एक कदम भी नहीं उठा सकता, एक लफ्ज भी नहीं बोल सकता। ऐसे बिल्कुल ये जो कुछ हो रहा है उसी मालिक की वजह से हो रहा है, और वो जिससे जो काम लेना चाहता है वो काम वो ले लेता है। तो ये बंदे को पता भी नहीं होता, समटाइम बंदा कहते हैं यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्या अल्लाह यार होता है, बाद में आपको एहसास होता है अल्लाह ने आपकी ड्यूटी लगाई हुई है। खालिक है ना, वो रब कह रहा है कि
अल्लाह सुम्मा इस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू वला तहज़नु वाबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून, कि जिसने कहा मेरा रब अल्लाह है और इस्तिकामत इख्तियार की, तो वो रब कहता है मैं फरिश्ते भेजता हूँ कि तूने इस्तिकामत की है इस पे मेरे रब होने पे, तो मैं तुम्हें दुनिया की भी हर चीज दूंगा और जन्नत भी दूंगा। बेशक बेशक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सरमद है हमारे साथ सियालकोट से। जी क्या कहना चाहेंगे? जी कोट जी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? आप प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं, बहुत जो है ना अच्छा प्रोग्राम हमें लगता है। बहुत शुक्रिया। तो वो जो ना मैं ये पूछना था, ये काफी ना डस्ट से एलर्जी हो जाती है। अच्छा डस्ट से एलर्जी है तो जी होम्योपैथिक में एक दवाई है पोथोज। वो 30 के अंदर जो है वो सुबह दोपहर शाम लें, इंशाल्लाह डस्ट एलर्जी ठीक हो जाएगी। वैसे आप वहां पर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दें, होम्योपैथिक डॉक्टर को, तो एलर्जी आपको कभी भी ये नहीं होगी। डॉक्टर साहब मैंने वो वैक्सीन भी करवाई है ना, वो इस्लामाबाद। बेशक वैक्सीन मेरे भाई, वैक्सीन से अक्सर फर्क नहीं पड़ता। आप वहाँ किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को जो है कंसल्ट कर लें, वो आपको मेडिसिन सजेस्ट करेगा, आपकी एलर्जी ठीक हो जाएगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आपके सियालकोट में बहुत अच्छे होम्योपैथ, मैंने सियालकोट गलती से बोल दिया था। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा जी, इस तरह से है कि ऐसी बात हम इन चीज़ों को भी लेके चल रहे हैं। अच्छा आपकी जो ये वाली बुक थी उसके अलावा आपने उसके अलावा दूसरी एक बुक है, उसका नाम है पिघलती सोचें। अच्छा, वो पिघलती सोचें इसलिए कि जिस तरह बादलों से बर्फ पहाड़ों पे गिरती है और फिर सूरज की रोशनी जब पड़ती है तो पिघलती है, दरिया बनते हैं। इसी तरह से सोचें जो वो भी इंसान के ज़हन पे उसी बर्फ की तरह जमती है, और फिर जब उसकी खून की हरारत या उसकी सोच की हरारत जो है उससे जब वो पिघलती हैं तो वो फिर जबान बोलने लगती है। बिल्कुल इस हिसाब से इसका नाम पिघलती सोचें है। सही। तो इसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पे मुख्तलिफ राय जो लिखी हुई हैं और काफ़ी लोगों को पसंद आई हैं। बल्कि एक साहब थे हकीम साहब, 90 साल उनकी उम्र थी, तो जब उन्होंने किताब पढ़ी तो मैं जब गया तो मुझे कहते हैं कि मेरा दिल कहता है कि मैं आपको शायर मशरिक का खिताब दूँ। मैंने कहा ये आपकी नवाजिश है। बहरहाल ये है कि उसमें भी इंसान की एक बुनियादी नुक्ता मैं आपको बताता हूँ कि जब तक आप इस दुनिया में शर और खैर दो चीज़ें हैं, आप जिससे जुड़ जाएंगे वही चीजें आपसे निकलती जाएंगी और वो मतलब मखलूक के फायदे के लिए होंगे। तो जब वो मखलूक के फायदे के लिए आप काम करते हैं तो अल्लाह ताला आपसे वो काम करवाते हैं जो आपने किए भी नहीं होते, सोचे भी नहीं होते। बिल्कुल ऐसे। तो इसी तरह से शर का मामला है, तो शर वाले जब शर से जुड़ते हैं तो वो भी अपने हिसाब से करवाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर जब मैं किताब लिख रहा था मुकाम मोहम्मद कुरान की नज़र में, तो एक किताब मैंने और लिखी कि हमारे कुरान की दुआएं और हमारी आज की ज़िंदगी। सही। तो मैं सारी उम्र मुआशरे में गुजारी, तो मैंने कभी किसी मुफ्ती, मौलाना, मौलवी जो भी हैं खुतबे में किसी ने कभी ये नहीं बताया कि अल्लाह ने जो ये दुआएं बताई हैं इनको तो कैसे इस्तेमाल करो। बिल्कुल। आज हालांकि अल्लाह ने तो क़यामत तक के लिए ये बताया ना, आज की नहीं। तो उसमें जैसे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा तामीर किया तो वो दुआ पढ़ते गए, तो आज वो दुआ इतनी कबूल है कि जो चीज़ें वहाँ पैदा नहीं होती वो वहाँ कसरत से मिलती। तो वो मैंने फिर हर दुआ के नीचे लिखा कि आप भी अगर ये मौका जो अगर आप घर बना रहे हैं तो आप भी ये दुआ पढ़ें। तो उसमें फिर क्योंकि दुआ तो एक अल्लाह और बंदे के दरमियान का ताल्लुक है, बिल्कुल बड़ा गहरा ताल्लुक है। उसमें इंसान का है, मतलब कि मुसलमान की बात नहीं कर रहा, इंसान का और अल्लाह का बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो वो कबूल होती है। तो इसी तरह से चौथी एक थी वो भी बहती सोचें। तो बहती सोचों में भी यही है कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पे अपनी जो राय है डिफरेंट हो। अच्छा, आपका जाहिर सी बात है आपके जो एक्सपीरियंस हैं और जो आपने पढ़ा, जो आपने इल्म लिया, आपने उसको ही अपनी बुक्स में जो है वो आपने उसको बयान भी किया। ठीक है, मजीद भी आपसे जानते हैं। अच्छा जी, इसके साथ ही इजाज़त से जिस तरह से जो है अभी मैं क्वेश्चन करने लगी थी लेकिन ब्रेक आ गई, लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर ज़िया साहब से क्वेश्चन करूंगी, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जरा साहब, जिस तरह से जुकाम हो जाता है, ये तो खांसी की हमने कुछ इसको डिस्कस कर लिया, जुकाम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जिसमें फ्लू हो जाता है, किसी को अच्छा नाक बंद रहता है, समटाइम होता है कि आप जो है वो सांस लेना भी जो है आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, आप सो नहीं पाते। अब अक्सर जो है प्रॉब्लम जो नाक, आपने ये बात बहुत अच्छी की कि नाक बंद हो जाता है, सोया नहीं जाता, सांस मुंह से लिया जाता है। तो ऐसे लोगों के दो प्रॉब्लम जो है नाक के होते हैं, या तो नाक के अंदर पॉलिप्स होते हैं, ठीक है, गदूद होते हैं, वो बड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से नाक बंद होता है। अक्सर हम कहते हैं नाक की हड्डी बड़ी हुई है। दूसरा होता है नाक की हड्डी का बढ़ना, वो जिस तरफ साइड, जिस पे राइट साइड पे बड़ी होगी तो राइट साइड की नेजल जो है वो बंद होगी, अगर लेफ्ट साइड की होगी तो लेफ्ट साइड की नेजल बंद होगी। तीसरी बात जो होती है वो ये होती है कि फ्लू का रुक जाना हमारे साइनस के अंदर। जब हमारे साइनस के अंदर, ये साइनस का एरिया है, यहाँ हड्डियां जो है ये खुली होती हैं, इसके अंदर हमारा फ्लू जब रुक जाता है तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा पेन और खिंचाव होता है और स्ट्रेस में बंधा रहता है, और उसकी वजह से भी सांस नहीं आता। तो इसका सबसे पहला तो मैंने आपको बताया कि भाप लें, तो उससे भी जो है वो काफी जो है स्टीम लेने से फ्लू जो है साइनस के अंदर जो रुका हुआ है वो निकल जाता है। अगर खुदा ना खास्ता आपके पॉलिप्स हैं या नाक की हड्डी बड़ी हुई है तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है। एलोपैथी में तो इसका सर्जरी है, लेकिन सर्जरी मैं अक्सर कहता हूँ कि सर्जरी करवाने से बेहतर है कि कोई होम्योपैथिक डॉक्टर से जो है, अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाया जाए, तो वो पॉलिप्स भी ठीक हो जाती हैं, नाक की हड्डी भी प्रॉपर हो जाती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। नाक का आप सर्जरी आप करवा भी लें तब वो दोबारा हो जाती है, वो दोबारा हो जाती है, लेकिन ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऐसा है कि उससे करने से आपकी नाक की हड्डी जो है प्रॉपर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, और पॉलिप्स भी जो है वो खत्म हो जाएंगे और दोबारा वो नहीं होते। अच्छा होता है कि मोस्टली हम जैसे सुन्नत, हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि सुन्नत के मुताबिक है कि 3 दिन आपका जो है जुकाम वो आप उसका कोई दवाई ना लें। इस्लाम के हवाले से अगर आपने बात की तो देखें, इस्लाम बहुत खूबसूरत मजहब है, और इस्लाम का सबसे पहला जो आप नमाज पढ़ने के लिए क्या करते हैं, वजू करते हैं। जब आप वजू करते हैं ना तो एक उसमें हुक्म है कि नाक के अंदर पानी डालें, और नाक में अंदर पानी डालें यहाँ तक के ऊपर की हड्डी तक जो है वो आपका पानी जाए, और जब उसको जो है फिर उंगली से साफ करें। उसमें क्या होता है कि जितना बैक्टीरिया, जितना वायरस या जितना कोई चीज बैठी हो वहां पर मौजूद होती है जो आपके नाक को इफेक्ट कर रही होती है, वो साफ हो जाता है। 5 वक्त जब आप नाक साफ करते हैं तो आपको ये फ्लू से और ये पॉलिप से और नाक की हड्डी बढ़ने से आप इससे भी बच जाते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सलमा है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगी? जी मैं बात कर रही थी आपसे। जी 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 मैं आपसे बात कर रही हूँ, रूही चैनल पे आपका प्रोग्राम चल रहा है और मुझे बहुत पसंद आया जी। बहुत और मैं बहुत शौक से देखती हूँ, घर का काम छोड़ के भी। चले जी, बहुत शुक्रिया मैम। बात ये है कि जब से सर्दी शुरू हुई है ना, मेरे गोडे में ना दर्द है सर्दी की वजह से। अच्छा। जब मैं झाड़ू देती हूँ, बर्तन धोती हूँ तो मेरे खिंचाव पड़ता है इसे। ठीक है, और कुछ बात भी नहीं है, कोई बीमारी भी नहीं है। अच्छा चलें, इसका कोई टोटका बता दे, मैं करूँ तो बिल्कुल ठीक हो जाए। ठीक है। तेल के अंदर हल्दी जो है वो जला लें और इसके ऊपर मालिश करें और ऊपर से कपड़ा बांध दें, 2 दिन बांधे, ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, ये तो बड़ा आसान सा है, सही है ना सलमा? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, क्योंकि लोग ना फौरन दर्द से भी निजात चाह रहे होते हैं। अच्छा, जोड़ों का दर्द हो गया, पट्टों का खिंचाव हो गया, ये हमेशा सर्दियों में जो है वो आपको बहुत ज्यादा होता है और तकलीफ भी इसकी ज्यादा होती है। और फिर हमारा थोड़ा सोने का भी हम कहते हैं कि जी जिस तरह से तकिए का इस्तेमाल करते हैं। आप देखें ना कि आपकी तार लगी हुई है बिजली की, तो गर्मियों में वो जो है वो ढीली होना शुरू हो जाती है और झुक जाती है, और सर्दी जब आती है तो उसमें खिंचाव पैदा हो जाता है। इसी तरह हमारे मसल जो है इनके अंदर भी जो है वो खिंचाव पैदा हो जाता है,
और उस खिंचाव की वजह से अक्सर पेन्स रहते हैं। इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप एक्सरसाइज करते रहें, और जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपके पट्टे वगैरह खुल जाते हैं और उससे जो है आप बेटर महसूस करते हैं। सही है जी। अच्छा जी, इसके साथ ही जो है अभी पंजाब असेंबली में जो है इजलास हो रहा है और इसके साथ साथ वजीर आला के हवाले से जो है वो मुंतखब किया जाएगा, तो अभी हमने उसकी तरफ चलते हैं।